से राणावत विला को आज दुल्हन की तरह सजाया गया था। जयकिशन राणावत की इकलौती बेटी काव्या राणावत की आज शादी थी। जयकिशन राणावत खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो आने जाने वाले मेहमानों और अपने रिश्तेदारों को खुशी खुशी अपने दामाद श्लोक मेहरा से मिलाने में मगन थे। श्लोक, जो कि लगभग 30 साल का था, कद 6 फीट और स्मार्ट पर्सनालिटी के साथ साथ काफी सरल स्वभाव का लड़का था। बस उसका पक्का रंग और मिडिल क्लास लाइफस्टाइल ही शादी में मौजूद लोगों को काफी खटक रही थी। शादी में आई अगल बगल के पड़ोसियों में भी खुसर फुसर होने लगी थी। इतने बड़े घर की लड़की है और लड़का मिडिल क्लास। कोई बोल रहा था, भला ये भी कोई जोड़ हुआ? किसी दूसरे ने टोका, हाँ और क्या, लड़की चांद जैसी सफेद है और लड़का देखो कोयले की भट्टी में झोंक दिया गया हो इसे जैसे। तीसरे ने रहस्यमय अंदाज में कहा, कहीं जयकिशन साहब की लड़की का दिल तो नहीं आ गया था इसके ऊपर? ये मिडिल क्लास लड़के बड़े चालाक होते हैं, अमीर लड़की देखी नहीं कि फंसा ली। इसी तरह की न जाने कितनी बातें शादी हॉल में श्लोक को सुनने मिल रही थी, लेकिन वो ये सब अनसुना कर स्टेज पर बैठे मुस्कुराते हुए सब लोगों का आशीर्वाद ले रहा था। अभी 5 मिनट पहले ही पंडित जी ने उसके और काव्या के फेरे संपन्न कराए थे। वो अब दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक अटूट बंधन में बंध चुके थे। फेरे पूरे होते होते रात के 1 बज चुके थे, इसलिए विदाई का मुहूर्त सुबह का रखा गया था। श्लोक को अपनी पत्नी काव्या से 2 पल बात करने का मौका भी नहीं मिला था। वह अकेले स्टेज पर बैठे पहलू बदलते हुए मन ही मन बोल उठा, जब से शादी तय हुई है मैंने काव्या को देखा भी नहीं है, और आज जब वो मेरी पत्नी बन चुकी है तो भी सामने से दीदार करने के लिए तरस रहा हूँ। उसे तो अब तक स्टेज पर आ जाना चाहिए था, मैं अकेले कितनी देर बैठूंगा। श्लोक ने ऊब कर घड़ी देखी, जिसमें अब 2 बजने को थे। मेहमानों की भीड़ भी छट चुकी थी। बस घर के मेंबर्स और रिश्तेदार ही बचे थे, जो आसपास के होटल्स में जा रहे थे। श्लोक को अकेला ही स्टेज पर बैठे देख श्लोक की माँ सरिता ने कुछ चिड़चिड़े अंदाज में अपने पति हर्षवर्धन से कहा, देखा आपने, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की सही नहीं है श्लोक के लिए। कैसे उसे अकेला छोड़कर खुद तबीयत खराब होने का बहाना करके चली गई। एक तो श्लोक तब से इतना बेकरार था काव्या से मिलने के लिए। मुझे लगता है ये काव्या जरूर आगे चलकर अपने श्लोक को बस में कर लेगी। हाँ। हर्षवर्धन ने सरिता की बात सुन थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, सब कुछ हमारे बेटे का ही करा धरा है। हमारी बात मान लेता तो आराम से किसी अच्छी सुंदर लड़की से शादी हो जाती, लेकिन इसे ही शौक चढ़ा था कि अपने ढंग से ये लड़की ढूंढेगा, और देखो ढूंढ भी ली और कर ली शादी, एक ऐसी लड़की से जिसके बारे में शादी में आए लोग पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोल रहे थे। हर्षवर्धन की बात सुन सरिता ने हैरानी से पूछा, क्या सुना आपने? हर्षवर्धन ने सर झटकते हुए कहा, यही कि उस लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं है और वो नशे में धुत होकर क्लब वगैरह में आते जाते रहती है। उसके पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। अरे वो तो छोड़ो, हर्षवर्धन ने दांत भींचते हुए कहा, किसी ने मुझे ये तक कह दिया कि मैंने अपने बेटे की शादी गलत जगह कर दी है, और कुछ लोग तो हमें ही लालची समझ रहे हैं। हर्षवर्धन की बात सुन सविता ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि सामने से काव्या की माँ बाप जयकिशन और काजल वहाँ चलते हुए आए, और काजल ने मुस्कुराते हुए बड़े विनम्र भाव के साथ कहा, भाई साहब और भाभी, आज रात आप लोगों के ठहरने का इंतजाम यहीं घर पर कर दिया गया है। लेकिन क्यों? सरिता ने तपाक से कहा, हम इसी शहर में तो रहते हैं, सुबह हम तीनों आ जाएंगे बहू की विदाई के टाइम। सरिता ने बोलते हुए मन ही मन खुद से कहा, शक्ल से कितने शरीफ दिखते हैं, लेकिन लड़की इतनी तेज बनाई है जिसने मेरे भोले भाले बेटे को धोखे में रखा, पर मैं इस रिश्ते को यहाँ से आगे बढ़ने ही नहीं दूंगी। जयकिशन भी अपनी पत्नी से सहमति जताते हुए बोल पड़े, हाँ, आप तीनों के रुकने का इंतजाम हो चुका है, और श्लोक। जयकिशन ने मुस्कुराते हुए श्लोक को आवाज दी। अपना नाम सुनते ही श्लोक चुपचाप स्टेज की सीढ़ियां उतरकर उनके सामने आ खड़ा हुआ।
जय किशन ने उसका कंधा हल्का सा थपथपाते हुए कहा। तो दामाद जी, अपनी पत्नी से मुलाकात करने की जल्दी नहीं है अब? जय किशन की बात सुनते ही श्लोक के मुरझाए चेहरे पर जैसे खुशी खिलाई है। उसने अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हुए कहा, अंकल, लेकिन मैं तो लड़की से विदाई के बाद मिल सकता हूँ ना? किसने कहा? जय किशन ने टोका। काव्या तुम्हारा अपने कमरे में इंतजार कर रही है, तुम जाकर उससे मिल सकते हो, और जो भी बातें करनी है वो अब कर लेना। बोलते हुए जय किशन ने अपने बेटे आदर्श को इशारा करके कहा, आदर्श, जाओ जीजू को काव्या के कमरे में लेकर। आदर्श, जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी, वो बड़े मरे मरे अंदाज में श्लोक के सामने आया और बुझे मन से कहा, चलिए। उसकी हालत देखकर यही लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने जबरदस्ती ये सब करने को कहा था। अपनी माँ सरिता की तरफ बिना देखे ही श्लोक आदर्श के पीछे जा चुका था। उसे वहां से जाता देख सरिता मेहरा ने बेचैनी से पहलू बदले तो हर्षवर्धन ने दबी आवाज में उनसे कहा, शांत हो जाओ, श्लोक से अभी बहस करके कोई फायदा नहीं है, वो उस लड़की से मिलकर ही रहेगा। बस प्रार्थना करो कि कुछ ऐसा हो कि श्लोक को वो लड़की खुद ही पसंद न आए, फिर मैं जय किशन राणावत को अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने के जुर्म में केस ठोक कर अपना वो काम निकालूंगा जिसका इस जय किशन को रत्ती भर अंदाजा भी नहीं होगा। इधर ऊपर मंजिल के बाईं ओर के तीसरे कमरे के दरवाजे के बाहर श्लोक खड़ा था। आदर्श उसे वहीं छोड़कर वापस नीचे चला गया था। श्लोक नर्वस हो रहा था, जिसकी वजह से अपने हाथ में पकड़े गुलाब को वो बार बार लड़की के दरवाजे को दिखाते हुए बड़बड़ा रहा था। हाय काव्या, नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा। हाय स्वीटी, हाय माय लव। नहीं यार, फिर खुद को डपटते हुए कहा, क्या कर रहा है श्लोक? बस गुलाब देकर कहना है कि मेरी जिंदगी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस काव्या मेहरा। उसने लंबी सांस छोड़ते हुए खुद से कहा, चल फिर से ट्राई करते हैं। लगभग 10 मिनट लगे श्लोक को अपनी हिम्मत जुटाने में। फिर उसने धीरे से दरवाजे का नॉब घुमा दिया। अंदर कमरे में अंधेरा पसरा था। उसे कुछ अजीब सा लगा। अंकल ने तो कहा था कि यहाँ काव्या मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन यहाँ तो अंधेरा पसरा है। क्या मैं गलत कमरे में आ गया हूँ? श्लोक ने अभी खुद से सवाल किया ही था कि अंधेरे कमरे में एक लड़की की आवाज गूंजी, बिल्कुल सही जगह पर आए हो पतिदेव। और साथ साथ कमरा रोशनी से जगमगा उठा। कुछ सेकंड लगे होंगे श्लोक की आंखों को रोशनी में एडजस्ट करने के लिए, और जैसे ही उसने अपनी खुली आंखों से सामने देखा, सामने का नजारा देख उसके होश उड़ गए। सामने बिस्तर के बीचों बीच काव्या जरूर बैठी थी, लेकिन बिस्तर पर सजे फूल उसने नोच फेंके थे, और तो और उसने अपने चोली के नीचे शॉर्ट्स पहन रखा था। लहंगा फर्श पर फैले बेदर्दी से नोचकर फेंके गए उन बेजान फूलों के बीच गिरा हुआ था। कमरे की हालत काफी बदतर थी, लेकिन काव्या बाएं हाथ में दारू की बोतल थामे बड़ी ही बेफिक्री अंदाज में बोली, हे मिस्टर हस्बैंड, अपने वाइफ से मिलकर। वाइफ? श्लोक तो जैसे हक्का बक्का रह गया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? क्यों, यकीन नहीं आ रहा है? काव्या ने दारू की बोतल मुंह पर लगाई और एक घूंट भरते हुए कहा, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था कि तुम जैसे लड़के को एक पल के लिए भी कैसे लगा कि काव्या राणावत तुम जैसे मिडिल क्लास के लोगों से कोई रिश्ता रखेगी। काव्या की बात जैसे हथौड़े की तरह श्लोक के दिल में पड़ी। हाथ में पकड़े गुलाब को उसने अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। गुलाब के कांटे उसके हथेली पर जा चुभे थे। काव्या ने श्लोक की तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए नफरत भरे लहजे में कहा, तुम्हें मेरे डैड ने चाहे जितने भी पैसे दिए हैं मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन मैं उनकी ये सौदे वाली शादी बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। तुम मेरे पति नहीं हो। काव्या की बातें श्लोक के जहन को बुरी तरह से झंझोर रही थी। उसने भी अपनी कपकपाती आवाज को संतुलित कर पूछ लिया, लेकिन तुमने मुझे खुद पसंद किया था, फिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? पसंद? काव्या ने हंसते हुए कहा और दारू की बोतल हवा में हिलाते हुए कहा, मेरे पापा ने मेरा सौदा किया है तुमसे।
लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है कि डैड ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। शायद इसलिए तुम मुझसे शादी करने के लिए मान गए। कौन सी बात? श्लोक ने भराई आवाज के साथ पूछा। काव्या ने बेपरवाह अंदाज में कहा, यही कि तुम एक ऐसी लड़की से शादी कर रहे हो जिसकी पहले भी एक शादी हो चुकी थी, यानी कि ये मेरा पुनर्विवाह है। बोलते हुए काव्या नशे में जोर जोर से हंसने लगी और कमरे में खड़ा श्लोक बस एक टक उसका चेहरा ताकता रह गया। श्लोक और काव्या का ये पुनर्विवाह सच में सौदा था या नियति ने दोनों की डोर बांधी थी? इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद क्या श्लोक काव्या को छोड़ देगा या कुछ अनजानी यादें बनेंगी इनके पुनर्विवाह की डोर? शादी की रात अपने आने वाले जीवन की खुशियों का सपना संजोए श्लोक जब अपनी बीवी काव्या से मिलने कमरे में आया था, श्लोक को काव्या की हरकतों और बातों ने भौचक्का कर दिया था। जब काव्या ने बेपरवाह अंदाज में उससे कहा, यही कि तुम एक ऐसी लड़की से शादी कर रहे हो जिसकी पहले ही एक शादी हो चुकी है, यानी कि ये मेरा पुनर्विवाह है। काव्या की बात सुन श्लोक सन्नाटे में आ गया। उसने मुट्ठियों में भीजे गुलाब को छोड़ दिया और खाली खाली नजरों से काव्या की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बस एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं आया? काव्या ने एक पल के लिए श्लोक के पीले पड़े चेहरे को देखा, लेकिन फिर थोड़े चिड़चिड़े अंदाज में कहा, मैंने तुम्हें अपनी दूसरी शादी के बारे में बताया, उस बात पर रिएक्ट करने के बजाय तुम इस बात की परवाह कर रहे हो। देखो, मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं है और बात पसंद या नापसंद की नहीं है। मुझे शादी करनी ही नहीं थी, तुमसे या किसी और से, समझे तुम? बोलते हुए उसने वापस दारू की बोतल को एक बार फिर होठों पर से लगा लिया। इस समय काव्या की बातें सुनकर श्लोक को अब अपना वजूद काफी भारी लगने लगा था। आंखों में आते हुए आंसू को उसने जब्त किया और दांत भींचते हुए कहा, ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहनी चाहिए। मेरे पेरेंट्स तक ये बात पहुंचेगी तो उन्हें काफी हर्ट होगा। सो आई रिस्पेक्ट यू। बात पूरी कर श्लोक एक सेकंड के लिए भी कमरे में नहीं रुका और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। श्लोक के कमरे से बाहर जाते ही पीछे नशे में झूमती काव्या अब पूरी तरह से अपने होशो हवास में थी। श्लोक के शांत अंदाज को देख उसे भी थोड़ी हैरानी हुई थी। उसने तो यही सोचा था कि वो हंगामा मचाएगा, लेकिन काव्या ने अपने हाथ में पकड़ी दारू की बोतल टेबल पर जोरों से रखी तो कुछ पानी की बूंदें छलक कर टेबल पर गिर गई। काव्या ने अपना सर थामा और धम से बिस्तर पर बैठ गई। आंसू उसके गालों पर भी लुढ़कने लगे थे। उसने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा, फिर बिखरे हुए कमरे को देखते हुए कहा, मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ कि मैंने शायद तुम्हारे अरमानों को कुचल दिया है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं किसी से शादी करना ही नहीं चाहती। ना मैं किसी से प्यार करना चाहती हूँ, ना ही उसकी अच्छाइयों पर भरोसा। तुमसे शादी करने का मकसद सिर्फ एक ही था, डाइवोर्स। काव्या ने सामने ड्रेसिंग मिरर में अपना अक्स देखते हुए कहा, काव्या, तुझे इस बार हालात से हार नहीं माननी है, रास्ता चाहे जो भी हो, लेकिन मैं इस बार किसी के भी झांसे में नहीं आऊंगी। ये मेरी लाइफ है और मैं अब इसे खुलकर जीऊंगी। किसी उसके होठ आगे का शब्द बोलने से पहले जरा सा थरथराए